आज मेरे जमाने में लिख रहे होते तो मैंने लिखना कब का छोड़ दिया होता, शर्मिंदगी से। देश और दुनिया की कोई घटना जिसमें आप पीछे जाकर आपको लगता है ये बदल दे तो शायद। अभी घटना नहीं है, लेकिन मैं एक व्यक्ति को जरूर वापस लाना चाहूंगा। किसको? और वो है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। अरे वाह, लाइमलाइट चुंधिया देती है। मैं समझता हूँ ये ईश्वर का प्लान है कि आपको वो एक थप्पड़ मारता है एक झटका। अगर आप उसके फेवरेट हो तो, वरना आपको जगाएगा भी नहीं। क्या खूबसूरत बात की। जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, रूठे जल्बों पे खजा और भी छाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया हो। क्या बात। ओके, मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। नमस्कार, अमरुजाला.com पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और मेरे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनके चर्चे हर जगह, लेकिन खास बात यह है कि आज हम मनोज मुंतशिर जी के साथ हैं, उन्हीं के अपने शहर लखनऊ में। और लखनऊ में अमर उजाला का संवाद हो रहा है। मनोज भाई, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, लेकिन उसके पहले जो मेरी भी ख्वाहिश है और इस वीडियो को जो लोग देखेंगे उनकी भी ख्वाहिश है, तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ पूरा सुना दीजिए, पूरा सुना दीजिए, डूब के गा के जो आप। और ये इतनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि जैसे के.एल. सहगल साहब ने कहा था कि जब दिल ही टूट गया तो हम जीकर क्या करेंगे, वो मेरे सिरहाने बजाना, वैसे ही ये गीत वो है। और ये ऐसी रचना, अमर कालजयी रचना, जो किसी रचनाकार के खुद के दिल के इतने करीब हो, लाखों करोड़ों लोग उसको उसी शिद्दत से भी सुनते हैं, उनको स्वयं उसके मुंह से सुनना भी एक बड़ी चीज होती है। ए मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ए मेरी जमी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आरज़ू इतनी छोटी होने के बावजूद इतनी बड़ी है। वो जो कहते हैं ना, होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है, और अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। जिस्म बड़ा है न जान बड़ी है, देश बड़ा होता है। होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है। इस गीत की जो पूरी रचना की पृष्ठभूमि है, कैसे जहन में आए ये शब्द, कैसे पिरोए गए। मुझे किसी ने कहा था कि जैसे प्रसव होता है ना, वैसे ही रचना का जन्म होता है, उस प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो इस रचना जो आप खुद कालजयी मानते हैं, उसकी रचना यात्रा से भी हम गुजरना चाहेंगे आप ही के साथ। मैं कालजयी कहने का हकदार तो नहीं हूँ। हम कहते हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं, सुनने वाले कहते हैं, मुरीद कहते हैं, प्रशंसक कहते हैं। देखिए, कवि में और एक आम इंसान में बहुत बेसिक फर्क होता है। और वो बेसिक अंतर ये होता है, ऐसा नहीं कि ये भावनाएं, ये जज्बात, ये आम आदमी के अंदर नहीं है। एक तो व्यक्त करने का अंतर होता है, हमारे पास शब्दों का थोड़ा पावर है, हम कह देते हैं, एक आम आदमी कह नहीं पाता। दूसरी बात जो है, जब आप एक इमोशन से गुजर रहे होते हैं तो ये कांटे की नोक जैसा है। अगर कांटे की नोक पे आपका हाथ पड़ गया तो आम आदमी उसको पीछे खींच लेगा अपनी उंगली। एक कवि, एक साहित्यकार, एक पोएट क्या करता है कि वो उस नोक की चुभन को और ज़्यादा महसूस करना चाहता है, उसमें धंसाता चला जाता है, ब्लीड कर रही है उंगली, पर वो महसूस करना चाहता है कि कहाँ तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। और जहाँ वो दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, वहीं कविता बन के फूट पड़ता है। इतनी सी बात है कविता की। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे वियोगी होगा पहला कवि और आह से उपजा होगा गान। तो आपने रचना कर्म की उसकी, तो इसको लिखते हो कोई विशेष अनुभव जिससे आप। हुआ ये था कि एक तो मैं बचपन से, मुझे मैन इन यूनिफॉर्म बड़े अच्छे लगते थे बचपन से। मुझे, आप मेरी बचपन की तस्वीरें कभी देखेंगे, अब तो खैर लोग 2+2 जोड़ के हिसाब लगा लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तस्वीरें हैं मेरी, वो या तो मैं सैल्यूट कर रहा हूँ, या मैंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, या मैंने कैप लगाई हुई है, या कहीं ना कहीं वो रहता है। हाँ, आर्मी की तरह गन ली हुई है मैंने। सो ये मेरा चरित्र है। जब जब आपकी कविता आपके चरित्र के साथ जुड़ के चलेगी, आप अच्छा ही लिखोगे। आप खराब तब लिखते हो जब अपने चरित्र से बाहर लिखते हो। तो मुझे इस सिचुएशन पे जब लिखने के लिए बुलाया गया, करण जौहर जी, अनुराग सिंह जी जो फिल्म के डायरेक्टर थे, तो मुझे पहले ये विजुअल्स दिखाए गए पूरे कि देखो कैसे 21 जांबाज, 21 सरफरोश अपनी मिट्टी को महफूज रखते हुए सारागढ़ी में कैसे ये कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए। तो मैं वो पूरे विजुअल्स देख रहा था, और वो विजुअल्स देखते हुए मेरे मन में एक बात आई कि अगर बलिदान होते होते हम कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसा यंत्र लगा पाते कि इनके मन में क्या चल रहा है, व्हेन दे आर ब्लीडिंग टू डेथ, जब खंजर अंदर गया है और खून के आखिरी कतरे बदन से जा रहे हैं, जब प्राण आपके बदन को छोड़ के जा रहे हैं, उस वक्त अपनी डूबती हुई चेतना में आप सोच क्या रहे हैं? क्या आपको इस बात का दुख है कि फौज की नौकरी भाई क्यों कर ली, कुछ और कर लेते, ऐसे मरना नहीं पड़ता? नहीं, इस बात का गर्व है
कि जिंदा रहने के मौसम बहुत नहीं, हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। क्या बात तो कितने लोग हैं, आदमी तो सड़क पर चलते चलते एक्सीडेंट में मर जाता है, कितने लोग हैं जिनको वतन के लिए मरने का मौका मिलता है। मैं कितना खुश नसीब हूँ। ओ वतना वे, मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे। मैं कितना नसीबों वाला था। बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी आप। तो ये जो थॉट्स हैं उनको सुनने में अभी भी सिहरन होती है रोमकूपों में, और रोमांच से भर जाता है व्यक्ति। उसको लगता है कि राष्ट्र को लेकर इन पंक्तियों से, वही भावना से हम प्रेरित रहते हैं। कोई कोई गीत मनोज भाई ऐसा भी होता है जो ऐसा लगता है कि यार मैं लिखता तो मजा आ जाता, चाहे किसी और का भी हो, पर ये काश unfair मैं हो। ऐसा लिख पाऊं। नहीं, होता है। अच्छा, अगर मैं लिखता तो मजा आ जाता मुझे। हाँ। हजारों गाने। मुझे लगा आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं लिखता तो इससे बेहतर लिखता। ना 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 ना, ऐसे तो अनगिनत गाने हैं। मैं इतना लालची हूं इस माने में कि मैं लिस्ट शुरू कर सकता हूं। आनंद बख्शी के लिखे हुए 5,500 गाने आप एक तरफ कर लो। मुझे लगता है काश काश इनमें से कुछ भी मैंने लिखा होता। एक एक गीत के बदले मैं अपना करियर देने को तैयार हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो स्क्रीन राइटिंग होती है उसके लिए अगर कोई गॉड है तो आनंद बख्शी हैं व्हेन इट कम्स टू लिरिक्स राइटिंग। अच्छा। शायरी एक जगह, कविता एक जगह, बोल एक जगह, और फिल्म के लिए शायरी कविता बोल को मिला के एक कर देना, सिचुएशन को जस्टिफाई करना। आप सोचिए ना कि डर पिक्चर हम सबने देखी है ना। हाँ। हम सबको पता है कहानी क्या है। 350 पन्नों की स्क्रिप्ट रही होगी। 350 पन्ने की कहानी को एक गीतकार आनंद बख्शी जैसा एक लाइन में बोलता है, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। क्या बात। दैट इज द फिल्म फॉर यू। जब वो आप देखते हैं कि जब फूल खिले, आप देखते हैं कि कश्मीर का एक शिकारे वाला जब वो शहर में आता है और अपनी माशूका को कई पुरुषों के साथ बॉलरूम डांस करते हुए देखता है, तो वो तो कश्मीर से आया है, शिकारे में रहता था, बड़ा भोला भाला मासूम सा इंसान है, उसने ये देखा ही नहीं। हाँ। तो वो जब रोता है, शब्दों में रोता है, तो लगता है आई एम अ स्ट्रेंजर इन दिस वर्ल्ड। ये कहाँ आ गया मैं, यहाँ मैं अजनबी हूँ। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहाँ से भला ऐसी निगाहें। क्या बात। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहाँ मंजूर होगा। भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं मैं हूं हिंदुस्तानी। ये सिनेमा के लिए लिखे गए गाने हैं, इतने अद्भुत, इतने बढ़िया। करवटें बदलते रहे हम, सारी रात करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी। इतनी सरलता कोई कैसे ले आता है। तो मैं अमेज्ड हूं, मैं चमत्कृत हूं। मुझे लगता है कि आनंद बख्शी साहब अगर आज मेरे ज़माने में लिख रहे होते तो मैंने लिखना कब का छोड़ दिया होता, शर्मिंदगी से। क्या बात है। ये किसी शायर के मुंह से किसी गीतकार के लिए आना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आनंद बख्शी के सारे ही गाने आप कह रहे हैं कि ऐसे हैं। मैं अपने एक रैपिड फायर पे आऊँ, जो हमारे इस पॉडकास्ट की खासियत है, जिसमें हम कई छोटे छोटे सवाल पूछते हैं। उसके पहले बहुत सारे युवा लोग जो लिखना चाहते हैं, जो गीतकार बनना चाहते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स बनना चाहते हैं, उनको लगता है कि वो लिख लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कमी होती है। उनको शायद रदीफ काफिया मिलाना नहीं आता, उनको मीटर कैसे मिलता है पता नहीं होता। उनको क्या करना चाहिए अगर लिखने का थोड़ा बहुत भी हुनर है, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो क्या करें मनोज भाई? पढ़ना चाहिए। जो पहली चीज़ ये है कि अगर आपने, मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बात, कि अगर आपने 2000 पन्ने पढ़ नहीं लिए तो आप 2 पन्ने लिखने की गुस्ताखी मत करना। पहले 2000 पढ़ लो और फिर वो 2 अपने आप हो जाएंगे, तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि डिक्टेशन बाय गॉड, कोई गॉड आपको डिक्टेशन दे देगा। आप गलती हमेशा ये करते हैं कि आपको लगता है कि बस लिख ही दो। आपको स्टैंडर्ड्स नहीं पता, बेंचमार्क्स नहीं पता, आपको नहीं पता अख्तर उल इमान ने क्या लिख दिया है, आपको नहीं पता बाबा तुलसीदास क्या लिख के चले गए हैं, नरोत्तम दास ने क्या लिखा है, मीरा बाई क्या लिख के चली गई हैं। जब ये पता ही नहीं है आपको, तो आप जो लिखेंगे, वाह भाई क्या बात है, मैंने बड़ा अच्छा लिख दिया। आपके स्टैंडर्ड्स कैसे बड़े होंगे? बिल्कुल ठीक बात है। पढ़ना तो भरना पढ़ना चाहिए। और उसके आगे कोई ऐसी प्रैक्टिकल टिप ना, ऐसे मैं बहुत लोगों को जूझते हुए देखता हूँ जो लिख ही नहीं, मतलब कुछ तुक मिला लेते हैं लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाते। सिचुएशन के साथ वक्त गुजारिए आप किसी भी तरह की। एक तो ऐसा नहीं कि सिचुएशन पे सिर्फ फिल्म वाले लिखते हैं, कोई भी अगर आप लिखने बैठे हैं, आप मुझे बताइए, एक आम आदमी भी अगर लिखने बैठा है तो बिना सिचुएशन थोड़ी लिखेगा, कुछ तो दिल को छुआ होगा, कोई तो बात है। ये बात मुझे अपनी माशूका से कहनी है, ऐसे कहनी है, मुझे उसको प्रपोज करना है, मुझे उसकी सुंदरता की तारीफ करनी है, मुझे अपनी माँ के लिए अपने उद्गार व्यक्त करने हैं, मुझे अपने पिताजी के लिए एक पोइट्री, कुछ तो सिचुएशन आपके मन में है। तो ऐसे सोचा और लिखने मत बैठो। 2 दिन कुछ मत लिखो, थॉट आ भी रहा है तो मत लिखो, 2 दिन उस सिचुएशन के साथ गुजारो, तीसरे दिन जो लिखोगे वो मैजिक होगा। चलिए, बहुत अच्छे टिप्स हैं। मैं अपने रैपिड फायर पर आ जाता हूं सीधे। और हम लखनऊ में बैठे हैं, जितना अदब और तहजीब के लिए मशहूर है ये शहर, उतना ही अपने खान पान के लिए मशहूर है। तो आपकी फेवरेट डिश कौन सी खाने पीने में, वो चीज़ जो आपको सबसे पसंद हो? बाटी चोखा।
बाटी चोखा बाटी चौका। और यहाँ एक है वो खुला है बाटी चोखा। परमवीर चक्र विजेता हमारे कैप्टन मनोज पांडे का जो हाँ। नाम पे जो चौराहा है चौक, उसके बगल में एक बाटी चोखा है, मैं गया हूँ, मैंने खाया भी है। अरे भाई साहब मुझे भी ले चलिए, चलिए आज ही मैं साथी आपको एक चल इंटरव्यू ऐसे ही दूंगा बस, आप मुझे ले चलिए चलिए। आज बाटी चोखे की दावत हो जाए मनोज भाई के साथ। ऐसी जगह जहां आप घूमने जाना चाहेंगे देश में और ऐसी जगह विदेश में, मुझे लगता है ये मैं घूम ही रहा हूँ हर जगह, तो विदेश में भी पूरी दुनिया छुट्टियों के लिए, इत्मीनान से, प्रोफेशनली छुट्टियों नहीं। के लिए मैं एक बार, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा लेकिन मैं लद्दाख जाना चाहता हूँ, अच्छा, क्योंकि मैंने वो हिस्सा भारत का देखा नहीं अभी है। देखा नहीं है। हाँ, और उसके बारे में बातें बहुत सुनी है। मैं इसलिए भी जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं महसूस करना चाहता हूँ कि ये -30 और -40 डिग्री के टेम्परेचर पे हमारे जवान, हमारे फौजी वहाँ पहरा कैसे देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं तो उनकी तरह नहीं हूँ, हाँ। लेकिन अगर एक बार मैं महसूस कर पाऊँ तो शायद मेरे लिखने में थोड़ी और सच्चाई आ जाए। तो आप घूमने भी जाना चाहते हैं, मनोज भाई तो फौज की जिंदगी देखने जाना चाहते हैं, बचपन से फौज इनके जहन में है। बैठी, आपकी सबसे पसंदीदा अभिनेत्री कौन सी है भारतीय फिल्मों में? मैं मीना कुमारी जी को बहुत 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 ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे लगता है उसकी कई वजह हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी इज़ द फर्स्ट थिंग। जो सब कुछ था वो तो था ही, लेकिन जिस तरह से, जिस नफासत के साथ वो अपने संवाद बोलती थी, उनसे अच्छे बोले जाने वाले डायलॉग मैंने अपने जीवन में किसी और के मुंह से नहीं सुने। और विदेशी अभिनेत्री जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? विदेशी अभिनेत्रियां बहुत सारी हैं। मुझे डेमी मूर बहुत अच्छी लगती क्या है। बात है, वाह। जी। भारतीय अभिनेता जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? हम सबके अमिताभ बच्चन साहब, अमिताभ वंस एंड फॉर ऑल। कोई उसमें विवाद की बात ही नहीं है। मतलब बहुत सारे अच्छे लगते हैं, और बहुत हाँ, पर कमाल के वो मतलब उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। रैपिड फायर है तो अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन है। हाँ। विदेशी अभिनेता जो सबसे ज्यादा पसंद? जैक निकलसन। पुस्तक जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो पढ़ना? रामचरितमानस। रामचरितमानस। जी। क्या बात। मुझे लगता नहीं कि उससे कभी मैं पार निकल पाऊंगा। पुस्तक आप जब आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका काम हो जाता है। मैं अब तक पढ़ के समझ ही नहीं पाया, तो इसलिए मैं उससे आगे निकल नहीं पाता कभी। सबसे पसंदीदा गीत आपका खुद का लिखा हुआ और किसी और का? अब आप सब इसको जनरलाइज मत कीजिएगा, स्पेसिफिक। हाँ, तो मैं तेरी मिट्टी बिल्कुल कह सकता हूँ कि मेरा वो लिखा आपने हुआ कह जो ही सबसे दिया। favorite गीत किसी है। और, किसी भी गीतकार का, शायर का लिखा हुआ? मुझे कैफी आजमी साहब बहुत पसंद हैं, उनके लिखे हुए अनगिनत गाने। लेकिन अगर मैं एक मुझे चुनना हो तो हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा। हकीकत हकीकत। जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, रूठे जलवों पे खज़ां और भी छाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया पाया होगा। हो, क्या बात। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, क्या बात है। अगर अभी तो आप फिल्मों में गीत लिखते हैं, संवाद लिखते हैं, आपको फिल्म करने का मौका मिले तो आपके अपोजिट किस अभिनेत्री को पसंद करेंगे आप? कैसे? मीना कुमारी जी को अगेन। अब वो तो नहीं आ अब सकती। यही तो आपने मेरी चॉइस पूछी। इस समय जो अभिनेत्री हैं उनमें किसके साथ फिल्म करना चाहेंगे आप? मुझे सारी, मेरी या तो बहुत सारी दोस्त वो हैं, बहुत सारी वाली पोल तो colleagues आप हैं। मंच से खोल चुके हैं जी। कि तकिए के नीचे बहुत सारे तस्वीरें रखी हैं, कई खत जो है किताबों में इधर से उधर हुए हैं। अब वो यादें तो अपनी जगह हैं, लेकिन अभी किसके साथ अभिनय करना? मुझे करीना कपूर बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा। उनका जो एक्टिंग पोटेंशियल है, उनका जो ग्लैमर कोशेंट है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कैरी किया, मुझे वो तो कभी हमेशा से मौका समझ मिले गया। तो उनके साथ अपन। हाँ, मतलब ये बहुत ही फार फेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि रैपिड फायर है, मजे मजे के लिए आप पूछ रहे हैं, तो मेरा जवाब ये है कि करीना कपूर इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज रेयर एक्टर्स जिनके साथ मैं स्क्रीन पे शेयर करना चाहता सैफ भाई देखिए बोल तो रहे हैं, कभी हूं। कोई सैफ मौका भाई जन ऐसे सैफ भाई के पास और भी बहुत सारे होंगे, तो करीना जी ऐसी हैं ही बहुत कुछ। एक मेरा बहुत दिल फेवरेट क्वेश्चन है और इस पर बहुत लोग अलग अलग तरीके से उत्तर देते हैं। आपको अगर टाइम मशीन में पीछे जाने का मौका मिले तो आप अपने पर्सनल लाइफ की ऐसी कौन सी घटना है जिसको बदल देना चाहेंगे और क्यों? और देश और दुनिया की ऐसी कौन सी घटना है जिसको बदल देना चाहेंगे? और ये अलाउड होगा, मतलब मान के चल रहे हैं, माना कि मैं सच बताऊं, ईमानदारी से मैं कुछ बदलना नहीं चाहता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बिलीव करता हूं इस चीज़ में कि लाइफ इज़ लाइक अ टाइट स्क्रीन प्ले। अगर मैं सीन नंबर 76 पे बैठा हूं और मैं इस सीन से खुश हूं कि आज मेरे साथ देश के इतने बड़े पत्रकार, आप मुझे समय दे रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मैं अपने वर्तमान से खुश हूं। तो फिर जो मैंने मुंबई के फुटपाथ पे सीन नंबर 14 में जागती हुई रातें काटी हैं, जब लोग मुझे ठोकर मार के उठा दिया करते थे कि उठ, सवेरा हो गया, जब मैंने पार्क की बेंचों पे रातें गुजारी हैं, जब मैं महीनों महीनों भूखा रहा हूं, उनकी शिकायत करने का मुझे कोई अधिकार है क्या? मैं जाके उनको बदलना चाहूंगा क्या? अगर वो बदल दूंगा तो ये नहीं होगा। बहुत खूबसूरत उत्तर है। लेकिन देश और दुनिया की कोई घटना जिसमें आप पीछे जाकर आपको लगता है ये बदल दे तो शायद
देश और दुनिया थोड़ी अलग हो, बेहतर हो, ये नहीं होना चाहिए था? अब ये घटना नहीं है, लेकिन मैं एक व्यक्ति को जरूर वापस लाना चाहूंगा, किसको? और वो है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। अरे वाह, अगर मेरा हम बस लखनऊ चले, में ही बैठे हैं, देखिए। हाँ देखिए लखनऊ में, अगर मेरा बस चले कि कोई एक चीज है जो आप चेंज कर सकते हो, कोई एक व्यक्ति है जिसको आप वापस ला सकते हो, तो मैं वो तारीख बदलना चाहूंगा, उस तारीख पे हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा देना चाहूंगा जब उस महात्मा ने, उस महान व्यक्ति ने ये नश्वर संसार छोड़ा। उनके होने से, सिर्फ होने भर से बहुत कुछ बदलता था इस दुनिया में, वो नहीं रहे अब। बहुत खूबसूरत और संजीदा बात कही। इसी मंच पर, इसी पॉडकास्ट में कुछ समय पहले अमित सियाल जी हमारे साथ थे, कानपुर के हैं, बहुत बढ़िया, एक्टर हैं। बहुत बढ़िया। मैंने भी उनसे कहा, मैं मेरे पर्सनल फेवरेट भी हैं, उनकी एक्टिंग, महारानी देख लो, मिर्जापुर देख लो, अभी उनकी केसरी 2 आई है, तो लेकिन उन्होंने कहा कि वो कुछ भी नहीं बदलना चाहेंगे, लेकिन आप कुछ तो ऐसा है जिसको बदलना चाहेंगे। लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर उनकी और आपकी राय भी बिल्कुल समान रही, लेकिन आपका उत्तर बहुत ही खूबसूरत था। मैं इस बातचीत को विराम दूं उसके पहले एक बहुत ज़रूरी प्रश्न, और आपने मुझसे कुछ देर पहले निजी बातचीत में कहा भी था कि इस पर तो घंटों बात हो सकती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ऐसे लोग जो बहुत शोहरत पा लेते हैं, मशहूर हो जाते हैं, लोग जानने लगते हैं, वाह वाह करते हैं, तारीफ करते हैं, हर चीज़ अच्छी अच्छी बताते हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में जब ऐसा मकाम आता है, जब कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे वो एकदम धड़ाम से अपने को नीचे गिरता हुआ पाते हैं, वही लोग जो तारीफ कर रहे होते हैं, वो आलोचना कर रहे होते हैं, निंदा कर रहे होते हैं, सारे अपने ही पराये लगने लगते हैं। और हर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में छोटे या बड़े स्तर पर ऐसा मौका आता ही है। उनके लिए आपकी सीख और सबक क्या है, क्योंकि आप ऐसे दौर को पीछे छोड़ के आगे आ चुके हैं? कामयाबी में अंधे मत होना, और नाकामी में इतने भाव विवल ना हो जाना कि कामयाबी का चांस ही खो दो। क्या बात है, दोबारा वापस आने का, रिसरेक्ट होने का मौका ही ना मिले तुमको। अपने आप को इतना तबाह भी मत कर लेना। क्या बात है। जब कामयाबियां बहुत ज़्यादा होती हैं तो जाहिर सी बात है, एक बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ है कि जब आप बोल रहे होते हैं तो आप सोच नहीं रहे होते, क्योंकि दिमाग के वो तंतु जो सोचने वाले हैं वो बोलते ही इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी बोलने में लग गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा कामयाबियां पा रहे होते हैं तो भी आप सोच नहीं रहे होते, बिकॉज एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर यू, सब ठीक ही चल रहा है। खो जाते हैं आप, डूब जाते हैं उसमें। हाँ, तो आपको लगता है कि आप जो कहा जाता है लाइमलाइट चुंधिया देती है, तो वैसा ही हो भी जाता है। एग्जैक्टली, जो करोगे ठीक ही करोगे, ऐसा आपके ऊपर विश्वास आपको होने लगता है। और मैं समझता हूँ ये ईश्वर का प्लान है कि आपको वो एक थप्पड़ मारता है, अगर आप उसके फेवरेट हो तो, वरना आपको जगाएगा भी नहीं। क्या खूबसूरत बात कही। अगर वो प्यार करता है, वो ठोकर भी बेहतरी के लिए लगी है। वो ठोकर भी बेहतरीन। जब आंधियां चलती हैं तो आपने पत्तों को आकाश छूते हुए देखा है, तो हम वो पत्ते हैं जो आंधियों में ही उड़ते हैं, वरना हम पड़े रहते, कोई हमें रौंद के चला जाता। क्या बात है। तो मैं नहीं समझता कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, ये भी ईश्वर का प्लान है। सर झुका के मुझे स्वीकार है, और मैं जानता हूं कि इससे भी कुछ अच्छा ही निकलेगा। बहुत बढ़िया बात लगी, बहुत फलसफी और दार्शनिकता से भरी हुई बात, और इसलिए भी कि इनके जो फेवरेट एक्टर हैं, सबसे अच्छे अभिनेता इनको लगते हैं वो अमिताभ बच्चन हैं। और अमिताभ बच्चन जी की अदाकारी और वो जो फैन फॉलोइंग है वो अपनी जगह, लेकिन जैसे उन्होंने अपने ज़िंदगी के झटके का सामना किया, वो गुर्बत के दिन देखे, वो एकदम जो बिल्कुल अर्श से फर्श और फर्श से अर्श का सफ़र उन्होंने तय किया, और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ से अपने आप को निकाला, और आज इस उम्र में भी युवा अभिनेताओं को भी वो टक्कर दे रहे हैं या शर्मिंदा कर रहे हैं, केबीसी जैसा शो होस्ट कर रहे हैं, विज्ञापनों में आ रहे हैं, तो उससे पता लगता है कि आप किसी फिनिक्स की तरह भी वापस अपनी ही राख से खड़े हो सकते हैं। और मैं इसी बात से जोड़ते हुए मनोज जी की भी इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि हर किसी का दिल इतना बड़ा नहीं होता है कि खुले मंच से, आज अमर उजाला के संवाद के इतने बड़े मंच से जिसमें लाइव चल रहा था, सैकड़ों दर्शक सामने बैठे हुए थे, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मुझसे गलती हुई। और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन जो स्वीकार कर लेता है वही शायद जीवन में फिर आगे भी बढ़ता है। इसी बात पर, इसी नोट पर मनोज भाई, आपका बहुत धन्यवाद अमर उजाला को टाइम देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आप बेहतरीन गीतों से, नज़मों से हम सभी को इसी तरह से न केवल मनोरंजन देते रहें, बल्कि साहित्य को, गीतकारी की इस पूरी विधा को, इस फन को भी समृद्ध करते रहें। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका, और अमर उजाला का भी।